जिसके सिर पे छत नहीं था वो आज 1-1 2-2 करोड़ के मकानों पे रहते हैं। जो आपने मेरे को पूछा था कि आज बेटियों के बारे में क्या है, आज बेटियों के बारे में ये कि जितनी बेटियां घर में होती ना उतनी कम लगती। तो वो कहानी जो पिछली बार अधूरी छोड़ दी थी, आइए उसको पूरा करते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं गुलाबो जी के पास। अब यहाँ से आगे चलते हैं आपके जीवन की कहानी को आगे लेके। अभी भी कई जगहों पे ऐसा होता है कि लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है। हम कितना ही आगे चले गए हो, एजुकेशन बढ़ गई हो, लिटरेसी बढ़ गई हो, पर होता है। तो आपके साथ भी मैंने सुना ऐसा हुआ है ना? उसके बारे में कुछ बताइए। और अभी वापस से वही सवाल कि कुछ इन चीज़ों में भी बदलाव आ रहा है, आपको दिख रहा है अपने सामने? मेरी शादी जब मैं अमेरिका से वापस आई थी तो मैं 14 साल की थी और समाज के लोगों ने कहा बोले बेटा देखो हम आपको इतना मान सम्मान दे रहे हैं, समाज में ले रहे हैं और आपने हमारे समाज का नाम किया, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी हमारी। तो मेरे से बात तो नहीं, हमारे बेटियों से बात नहीं करते थे, मेरी माँ से बात करी तो मेरी माँ तो इतना इतना घूंघट रखती है। तो मेरे बड़े भाई से बात की, बोले बेटा देख बाप भी नहीं रहा और तो अब बेटी की शादी करनी होगी, लड़की 14 साल की होगी, बड़ी होगी, देश का नाम तो किया लेकिन उसके साथ साथ अपने ये रीति रिवाज भी होते हैं कि बेटी अपने टाइम से अपने घर चली जाए तो वो अच्छा रहता है। मना ही नहीं है शादी होने के बाद में ये डांस भी करे, अपना घर भी बसाए, वो कोई नहीं। तो समाज का कहा मानना पड़ा क्योंकि समाज ने मेरा कहा माना, बेटियों की जान बचाई, समाज ने बहुत सारी चीज़ें, वो लड़े मरे लेकिन एक रोज वो लाइन पे आ गए और वो सारी चीज़ें मान ली। तो एक मेरे सामने रखी कि भाई ये तो अपने ठीक है चीज़ नहीं है, ये तो अपने जीवन से जुड़ी हुई एक लाइफ है। तो माँ ने जैसे मेरे को कहा कि बोले बेटा अब आप तो पूरी दुनिया देख ली है तो आपको पूछना तो पड़ेगा, वैसे हमारे समाज में पूछते नहीं है, पूछना तो पड़ेगा। तो समाज के लोग यह बात कह रहे थे, मैंने कहा कोई नहीं माँ, जो है अपना रीति रिवाज वो तो है। मेरी 14 साल की उम्र में बहुत छोटी हूँ माँ, अभी तो पूरे परिवार को अपन को चलाना, पापा तो है नहीं, तो देख लो आप। तो मेरी माँ ने कहा कि तू मेरे पास ही रहेगी। मैंने कहा मैं तो रहूंगी, वो लड़का भी तो मेरे साथ रहेगा, फिर वो लड़का थोड़ी ना आएगा यहाँ, वो तो लेके जाएगा मुझे। तो जो लड़का देखा मेरे लिए मेरे समाज वालों ने, तो वो जो बचपन से मैं 5-6 साल की 6-7 साल की थी, प्रोग्राम स्टार्ट किया था मैंने 7 साल की उम्र में, वो जब से हमारे साथ में ढोलक बजाता था। अच्छा। और हमारे समाज के थे और वो ढोलक बजाते थे और पढ़े भी, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी थे। तो वो देखते थे बचपन से कि मेरे पापा मुझे को कितना लाड से रख रहे हैं, कि इसकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, इसकी रोटी नहीं बनानी चाहिए, इसकी यहाँ ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सब। तो वो पापा को देखता था हमेशा कि ये लड़की को कितना प्यार से पाल रहा है इसके पापा। तो उन्हीं से मेरा रिश्ता तय कर दिया। तो मेरी माँ से बात करी मेरे परिवार वालों ने कि वो जो लड़का है ना साथ में बजाता है तो वो सही रहेगा बोले गुलाब के लिए। तो मेरी माँ ने कहा कि बोले वो तो सही रहेगा लेकिन कल ने दुनिया ये नहीं कह दे कि वो लड़का साथ ही रहता था उसी से शादी करी। बिल्कुल। तो बोले फिर समाज वालों ने कहा कि वो लड़का तो पहले से शादीशुदा था, वो उसकी वाइफ खत्म हो गई, तो अब ठीक है बोला वो उसके साथ अपन ब्याह कर देते हैं, वो समझता भी है इसको, तो उससे कोई बोला लड़का बड़ा भी है थोड़ा, मेरे साहब उस टाइम में 35 साल के थे, तो बोला बड़ा भी है तो जोड़ी सही जम जाएगी। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ जोड़ी तो जम ही जाएगी। जब मेरी शादी जब हुई तो मेरे साहब 25 साल के थे और मैं जन्मी थी। मेरी माँ जब जन्मी थी मेरे पापा 25 साल के थे। जन्मी थी वो मेरी माँ जन्मी जब मेरे नाना जी ने कहा कि बोले बेटा तू जाके अजवान और तेल लेके आ जा, गुड़ लेके आ, मेरे घर में डिलीवरी होने वाली है। तो मेरे पापा 5-6 कोस दूर जाके वो सुबह गया था और शाम तक लेके आया गुड़ तेल अजवान और ये, जब तक मेरी माँ हो गई। तो मेरे नाना खुश हो गए, 4 भाइयों पे 1 बहन हुई। कहा बोले मैं तो भाई छोरा नहीं दूंगा जो छोरो जापे को सामान लेवाने गए हो, बोले उस लड़के को दूंगा, मैं जिंदा रखूंगा, इसको गाड़ूंगा नहीं। तो वो जन्मते ही मेरे नाना ने मेरे पापा के नाम कर दिया मेरी माँ को, और 2 दिन बाद सूरज पूजा और सगाई होगी मेरी माँ की। तो इस तरीके से बोला कोई बात नहीं। फिर वो पर मेरे साहब इतने अच्छे निकले कि वो शादी कर दी लेकिन वो एक रोज भी मुझे लेके नहीं गए, वो खुद ही रहने लगे मेरे माँ के साथ ही। वो केवल माँ मैं कहाँ लेके जाऊँगा, ये आपकी धड़कन है, आपका ये जीवन है, आपका सब कुछ ही, ये इसको मैं आपसे दूर लेके चला गया एक तो परिवार से दूर चली जाएगी, और वो परिवार को जो आज पापा को जिंदा मान रही है ना वो दूर जाके वो पापा को मिस करेगी।
बिल्कुल। मैं यहाँ रहूँगा और मैं इसको सपोर्ट करूँगा। तो ये देख लो कि मेरे पापा जैसे इनके अंदर समा गए और वो उतना ही सपोर्ट किया जितने मेरे पापा मेरा सपोर्ट करते थे ना, उतना ही सपोर्ट किया उन्होंने। मुझे कभी रोटी बनाने दी नहीं। मैं एक रोज रोटी लेके बैठ गई, आटा छील लिया मेरे से, बना ली, बोले बन गई। तो कभी रोटी नहीं, कभी बच्चे हो गए, बच्चों का भी मैंने खुद 3 साल तक मैंने साथ रखे देश प्रदेश में, बाद में उनको स्कूल डाल दिया। बच्चों का ध्यान रखना, हम दोनों मिलके बच्चों का भी ध्यान रखा और प्रोग्राम का भी ध्यान रखा और पार्टी भी बड़ी बनाई। 5 आदमी थे, 50 आदमियों के ग्रुप बना लिया हमने शादी होने के बाद में। खूब सपोर्ट किया, हमारे साथ ही रहना स्टार्ट हुए। ये तक तंबू मेरा यहाँ माँ के पास में और उनका यहाँ पास में, तो पास पास में हमारे तंबू रहते थे। तो मेरी शादी में तो अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, पेरिस जाए। जब तक शादी हुई मेरी 86 में, और शादी होने के बाद में 91 में मैंने घर लिया है। 3 बच्चे तो मेरे डेरों में ही हुए। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि मेरी शादी होगी, 15 साल की उम्र में माँ बन गई मैं, पहला बेटी हुई मेरे। और फिर समाज की वही बेटियों की शादी छोटे बचपन में जैसे जैसे होती गई, मैंने उनको ये कहा कि देखो बेटी हो रही है ना आपके, इनको बड़ी होने दो। बोले बेटा 12 साल की हो गई, लड़की मुंह फेर के कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दे तो सोचो वो ससुराल लायक हो गई। मैंने कहा ससुराल लायक हो गई, पर उसके ये तो देखो उसको तो खुद को तो पूछो वो लायक हुई या नहीं हुई। सही बात है, जिम्मेदारी भी तो जिम्मेदारी भी तो, वो तो बच्ची है, 12 साल की बच्ची, उसको क्या पता दुनियादारी का। तो इस तरीके से मैंने धीरे 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 एक शादी तोड़ी, दूसरी तोड़ी, तीसरी रोकी, चौथी रोकी, ऐसे रोकते 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 समाज के लोगों ने कहा कि आप रुकावट कर रहे हो गुलाबी। मैंने कहा आपने मेरे को पंच भी तो चुना, तो फिर मैं तो जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। तो मेरे समाज के लोगों ने मेरे कहा जब तक ये प्रोग्राम कर ले, ये डांस सीख ले, देश प्रदेश में जाए, 2 पैसा आपको कमा के तो दे। तुम तो अभी इसको प्रोग्राम करना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले तो दूसरे घर भेज दो, फिर तुम्हारे घर में क्या कमाई आई। तो ऐसे मजाक में मैंने उनको स्ट्रॉन्ग किया। आज हमारे समाज की बेटियां जब करती तो वो शादी ठीक है, माँ बाप कहेंगे वही, लव मैरिज तो आज भी नहीं होता हमारे, लेकिन ये कि ठीक है इतना अलाउ करवा दिया मैंने कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं। जो मैंने दिखाया मेरी लड़की को और मैंने देखा उस लड़के को, मैंने मेरे समाज के लोगों को बैठाया, मैंने कहा कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। बोले बेटा ये रिवाज नहीं। मैंने कहा रिवाज करना पड़ेगा। वो एक दूसरे की बात, नाम तो पूछ ले कि उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है भाई, उसके दिल में क्या फिल्म चल रही है, उसके दिल में क्या फिल्म चल रही है। पता चले कि हाँ शादी होने के 3 दिन बाद एक भाई तोड़ा टूटन हो गया शादी का, कि भाई जितना लड़के का हक है उतना लड़की का भी है, लड़की का है उतना लड़के का भी हक है। तुम दोनों एक जिंदगी एक ही साथ रहना है ना, तो दोनों को आपको बरोबर जीना होगा। ये पानी लेके आ रहा है तो तू भी पानी लेके आ, ये रोटी बना रहा है तो तू भी रोटी बनाना सीख। पति है तो क्या है, ये बच्चा रख रहा है तो तू भी बच्चा रख। हाँ भाई ये 40s की दौरा तो तू इसकी नेपकिन चेंज कर। पति पत्नी क्या है फिर यार, एक दूसरे का हाथ बटाओ तुम लोग। नहीं तो हमारा रिवाज ये है कि अगर और जब वो बच्चा बच्ची डिलीवरी होती है ना 1.25 महीने तो पति पास में नहीं जाता, बच्चे का मुंह नहीं देखता। हाँ मुंह नहीं देखता, और गोद में तो लेता ही नहीं हो बिल्कुल ही। 6 महीने का नहीं हो जाए तो, और परिवार के सामने गोद में लेकर लाड नहीं कर सकता। नहीं तो माँ या बाप जूत में लेकर तू हमारा सामने बाप बन के तेरे बेटे को खिला रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें थी। उनको मैंने कहा नहीं ये सारी चीजें छोड़ो आप। मेरे सामने मेरी बेटी को नहीं लिया, छुप छुप के जाके रो रहा दूर, गोदी में कैसे लूं। अरे मैंने कहा कि ले ले, क्या गोदी में नहीं ले, गोदी में नहीं ले। फिर मेरी माँ ने कहा, बोले भाई ले तेरी बेटी की तो गोद में, सूरज पूज लिया 5 दिन की होगी, ले ले तू तो गोद में। फिर इतने खुश हुए, मैंने बोले मेरी लक्ष्मी आ गई, मेरी बेटी मेरे पास आ गई। तो बोले बेटी को फील तो करो यार, उसको बच्चा जो जन्मा बाप फील नहीं करेगा तो कौन करेगा यार, तेरे अलावा आया कहाँ से ये बच्चा। शर्म किस चीज की, 5 आदमी में हाथ पकड़ के लेकर आया, तो मेरे को बींदनी बनाई, फिर शर्म किसकी। तो फिर मैं इसीलिए उनको बहुत मुश्किल से मैंने कहा तुम बाहर निकल इस दुनिया से। आप बाहर निकलोगे तो दूसरे लड़के भी हिम्मत करेंगे, नहीं तो वो लड़के भी बेचारे पीछे ही बैठे रहेंगे, सापा बांध के वो पीठ दे के बैठेंगे, वो मिर्ची पीस पीस के शादी करेंगे। वो रिवाज में तोड़वा दिया मैंने कहा कोई लड़का नहीं जाएगा साल भर तक, कोई मिर्ची नहीं पीसेगा, कोई गधिया नहीं बांधेगा, कोई कमा के नहीं देगा, कोई मांग के नहीं लेके आएगा, कमाई नहीं देखोगे, कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट तुम तो भाई शादी करो और हाँ साल भर सगाई रखो। तो इन सब अचीवमेंट के साथ साथ में
हमारे देश का जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है बिग बॉस, उसमें भी जाकर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से शायद सीजन 5 हुआ था, 5वें सीजन में जाकर उसमें आप जाके, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, अंदर क्या होता है सच्ची में? रियलिटी नाम है उसका, रियलिटी शो है मतलब। रियलिटी शो है तो रियलिटी है, देखो जो चीज गुजरती वहां पे तो वो रियल ही है। लड़ाई झगड़ा कर रहे तो रियल ही कर रहे हैं, बातचीत कर रहे तो वो बना के खा रहे हैं। काम करोगे तो आपको टास्क जब जितना देगा वो पूरा करोगे तभी पैसे मिलेंगे, तभी आपको खाना मिलेगा। बिल्कुल। तो वो ये सब कुछ अच्छा। देखो मैं तो सिर्फ गई थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। राजस्थान का जहाँ नाम होना था और मेरे समाज का जहाँ नाम हो कि मैं राजस्थान से पहला सेलिब्रिटी जा रही है कोई, तो मेरे बच्चों ने मुझे तैयार किया था जाने के लिए। तो मैंने तो उनको कहा भी था, मैंने कहा बॉस मेरे को नहीं तो रोटी बनाना आता है, नहीं पढ़ाई आती है, नहीं कुछ लड़ाई झगड़े आते हैं, मैं क्या करूँगी वहाँ। बोला आप तो आ जाओ। तो मैं चली गई, मेरे को अच्छा लगा। शक्ति कपूर साहब पहले 2-3 फिल्में कर रखी थी, सारे सेलिब्रिटियों के साथ रहने का मौका मिला और उनको परखने का मौका मिला कि कौन कितना पानी में, कौन कितना, मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे। मैंने कहा यार विनर तो एक ही बनेगा, तुम क्यों दुश्मन बन रहे हो। पर देखो अगर वो नहीं लड़ेगी तो टीआरपी नहीं मिलेगी, टीआरपी नहीं मिलेगी तो उनका जो चैनल है वो नहीं चलेगा, और वो बिजनेस है ना। तो वो उनको करना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे को भी, जैसे मेरे को खाना बनाना नहीं आता तो मुझे कुक ही बना दिया वहाँ पे कि नहीं आप तो हेड कुक रहे हो, खाना बनाओ। मिर्ची वाला खाना बना के फिर भी मैंने दही डाल दिया उसमें। भाई मेरे बच्चों को अगर मिर्ची वाला खाना खिलाऊं और वो नहीं खाए तो वो तो भूखे रहेंगे। तो मेरे ये भी मेरे बच्चे ही हैं, ये भी हैं। तो लड़कियां बेचारे तो नहीं लड़ाई नहीं करना था मेरे। कुल मिला के मेरी बेटी ने मुझे समझा के भेजा था, बोले माँ देखो लड़ाई मत करना, क्योंकि कितने दिन रहोगे क्या रहोगे पता नहीं, पर आपकी राजस्थान की छाप है वो आप अलग से छोड़ के आना है आपको। लड़ाई वो देखते थे ना तो उनको पता कि लड़ते हैं तो लड़ते लड़ते के हद तक चले जाते हैं। तो बोलो माँ, फिर शक्ति कपूर साहब ने कहा कि ये वो हमारी सेलिब्रिटी, वो हमारे देश का नाक है कि वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने, वो कैप्टन थे तो उन्होंने वोट किया था कि मैं चाहूँगा कि गुलाबी निकले, क्योंकि वो आगे अपने देश का नाम और अपने समाज का अपना उसने किया, अच्छा किया घर वालों की। पर बोला वो ज़्यादा नहीं रह सकती क्योंकि वो हमारे देश का एक नाक है वो, और उसको हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे ज़्यादा। क्योंकि लड़ाई तो देखो, लड़ाई तो सब में, अब लड़ाई में तो भाई कबड्डी में क्या काका जी का सिर, कबड्डी में काका जी का सिर नहीं भाई, लड़ाई होगी। मैंने तो कहा देखो भाई हम राजस्थान के तीखा खाते, अगर मेरे को छेड़ोगे तो भाई देखो मिर्ची लग जाएगी, मैं सही कह रही हूँ। हाँ, और फिर वो वहाँ पर कोई हद नहीं है, बिग बॉस हमने फॉलो किया, वहाँ कोई हद नहीं है। वो ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कोई लड़ाई आती नहीं है मुझे, फिर आएगी तो भाई मैं तो कालबेलिया लैंग्वेज पे आ जाऊंगी, तुम्हारा समझ में भी नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगी। तो मुझे उसका मत लड़ाई करने के लिए। और मैं तो आपको देख देख के जी रही हूँ यार कि भाई मैं सेलिब्रिटियों के साथ में हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ में हूँ, तो मैं अच्छी ही बन के जाना चाहती हूँ। मेरे को लड़ाई झगड़े नहीं करने, आप चाहे कितनी कुचकड़ी करते रहो, उंगलियां करते रहो, मैं लड़ने वाली नहीं हूँ। पर लड़ गई तो फिर मैं रुकने वाली नहीं, मैं साफ कहती हूँ। तो वही राजा जोगी अग्नि जड़ से भाई थोड़े 2 हाथ दूर रहो। हम कम ही प्रीत पालते हैं, हम जोगी है, हमारा क्या मंडी का बाणा इधर नहीं इधर से। हाँ भाई छट जाए तो छट जाए। कितने दिन रहकर आया था अंदर, मतलब घर बिग 1 महीने रह के, तो अच्छा रहा मेरे को तो बहुत अच्छी। देखो मेरे को आप लोग का फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, मेरा नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो फायदा ही फायदा हो। मैं तो थैंक बोलते हूँ चैनल को और कलश को कि मेरे को आपने बुलवाया और मेरे को वहां पे रखा। तो पहले मैं घूंघट निकाल के डांस करती हूँ, अभी भी मैं घूंघट निकाल के करती हूँ, तो मुझे लोग को जानते नहीं थे, कोई पहचानते नहीं, कोई भी नकली गुलाबो बन के डांस कर लेती घूंघटी में कि मैं ही गुलाबो हूँ। तो वो नुकसान होता था मेरा, उसका फायदा हुआ कि आज मुझे लोग फेस टू फेस पहचानने लगे कि हाँ नहीं यार तो गुलाबो वही है। अब 1 महीने किसी को देख रहे हो आप रोज, तो चेहरा तो पहचान में आएगा ना, तो मेरे को पहचान जाते। कोई भी नकली गुलाबो बन के जाते तो कहते नहीं तू नहीं है, वो गुलाबो बिग बॉस में थी, वो दूसरी गुलाबो है, तू नकली। ये बदलाव आया आपका बिग बॉस आने के बाद में? मतलब ऐसा आपके साथ सही में हुआ है कि कोई नकली आपका नाम यूज कर? आज भी करती है, पहले भी बहुत जगह किया है। और कोटा में एक बार वो प्रेम जी प्रोग्राम करवाते थे वहां पे, तो दशहरे का प्रोग्राम था, चली गई वो एक लड़की घूंघट में, तो घूंघट में नाचती, तो घूंघट में नाच रही, तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे वो देखा, बोले यार गुलाबो को स्टाइल, खड़ा होने की स्टाइल ही अलग है, तो गुलाबो तो नहीं हो सकती, ये है कौन, नाचने दो, नहीं वैसा डांस है, नहीं वैसी उसकी वो स्टाइल है, तो चलो करने दो। करने के बाद में जब वो आके देखा कि गुलाबी से मिलना चाहते हैं, कि साहब वो भी मिलना नहीं चाहती है, तो जो लेके गया था उसके चपेट पड़ा, जबरदस्त चांटा गाल पे कि बोला तू गुलाबो को लेके आया है, और फिर कह रहा कि बोले मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, हमारी गुलाबो तो इतनी सीधी और सिंपल है कि वो बच्चा के वहां रुक जाती है,
वो इतना घमंड नहीं कि वो मिले नहीं लोगों से, और वो उसका खड़ा रहने का स्टाइल लोग पहचान लेते हैं। घूंघट में नाचती है तो क्या, उसका स्टाइल ही अलग होता है। तो वो मार खा के आए, तो आज भी नाम यूज करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन फायदा मुझे हुआ कि अब वो मेरा मतलब चेहरा नहीं ले सकते वो लोग, क्योंकि मेरे को पहचानने लगे। सब लोग यही जानते भाई बिग बॉस में जाके आई, तो मेरे एक गर्व के साथ कहते, तो एक हमारा भी सीना चौड़ा होता है कि यार हम बिग बॉस में जाके आए, और हमारे एक रियलिटी शो जो बड़ा शो है उसमें जाके आई। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसमें जाके आई हूँ, तो मतलब राजस्थान का नाम भी होता है उसमें, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें जो जाके आता है उसका नाम वैसे भी नहीं भूला जाता। हाँ, वैसे भी नहीं बोल सकते, नहीं ये बोल तो सकते। डाई हार्ड फैन है। आते हैं इसमें वापस, आपको 2016 में पद्मश्री मेरे को मिला था। पद्मश्री मिला है। मतलब एक लड़की जिसको शायद जीने की भी इजाजत इजाजत नहीं दी गई थी, वो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, वहां तक पहुंची, मतलब प्रेसिडेंट ने उसको पद्मश्री दिया। वो फीलिंग कैसी होती है जब मिलता है? मतलब पता नहीं इस जीवन में हमको तो क्या ही मिलेगी, लेकिन वो फीलिंग कैसी होती है? फीलिंग देखो, मैंने बिग बॉस की बताई भी आपको कि वो एक खुशी अलग होती है इंसान को, कि एक कदम बढ़ने का मौका मिला था मुझे, कि मेरे को सब लोग पहचानने लगे। और जैसे मेरे पास में सुबह सुबह 8 बजे सो रही थी मैं, और कोई सरदार जी थे जिनका फोन आया मेरे पास में कि गुलाबो, बोला आपको पद्मश्री मिल रही है। मैं सच्ची कह रही हूँ ना, मैं पलंग से नीचे आके गिरी एकदम। मैंने कहा है, क्योंकि काफी पहचान होगी, लोगों के बीच में बैठना उठना स्टार्ट हो गए। जिसको पद्मश्री मिलती थी हम देखते थे, उनकी गाड़ी अलग है, उनको इतने लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको इतना प्यार प्रेम दे रहे हैं। मेरे को भी प्यार प्रेम मिलता है, रेस्पेक्ट मिलती है, ऐसी बात नहीं थी। मेरे को तो मेरी पब्लिक जो थी वही एक मेरे लिए तो बहुत मान सम्मान देती, क्योंकि मेरा पहला डांस है, सब लोगों को पसंद आता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जग जाती है चाहत कि यार हम भी कहीं यहाँ तक पहुंच जाए। रिकग्निशन तो चाहिए ही होता है ना, तो आप वो इतनी हम मेहनत पहुंचे, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं मतलब कहना चाहती हूँ कि मेरे डांस को और ये गुलाबों को और गुलाबों के डांस को रजिस्टर्ड हो गई पक्का 2016 में, रजिस्टर्ड हो गया। हाँ कि रजिस्टर्ड हो गया, कि भारत सरकार ने मुझे मान सम्मान दिया, और उन्होंने ये कहा कि नहीं पद्मश्री लायक है, और ये फोक डांस को पहला पद्मश्री मिला। तो मैं, मेरे जैसे भाग्यशाली एक ही नहीं है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि पहले तो ये डांस मिला, फिर मेरे 5 बच्चे पति मिले, फिर मेरे को ये पद्मश्री मिली। ये एक देश में जीने का, पूरे विदेश में एक सीना ऊपर करके, सिर ऊपर करके जीने की एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला। तो मैं हर 28 मार्च को मैं पूरे कलाकारों को और पूरी लड़कियों को मैं मेरी तरफ से पद्मश्री का एक अवार्ड देती हूँ कि ये मेरी नहीं, ये आपकी है, और आपको यहाँ तक पहुँचना है, आपको भी है। तो मैं सबको अवार्ड देती हूँ, हर साल अवार्ड समारोह करती हूँ मैं। जिस दिन आपको मिला था उसी दिन 28 मार्च को करती हूँ। तो आप बहुत कम उम्र में, मेरे ख्याल से आपने इलारुन जी हैं उनसे भी, मैं तो देखो, मेरे को तो लेके ही वो आए जो सुननाई पार्टी उनकी थी। तो मेरे तो जो कहते हैं ना कि जन्मदाता मेरे माता पिता है, और लाइव दाता जिसको बोलती है वो हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे, जो इलारुन जी की बहन ही है तृप्ति पांडे। तो वो लोग ये जो मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, खूब सपोर्ट किया। मेरे समाज वालों से हिम्मत सिंह जी लड़ाई करते थे और जाके पंचायतों में बैठते थे। तृप्ति कई बार बोले गोली मार दूंगी तुम्हारा, क्यों रोक रहे हो तुम। हाँ, तो वो बहुत सपोर्ट किया मुझे। पर उनका मेरे को, जैसे माता पिता ने मुझे हर चीज़ समझाई, वैसे तृप्ति मैम भी हर चीज़ समझाती रहती थी, क्योंकि हिम्मत सिंह जी हमेशा पापा के जैसे वो थोड़े दूर ही रहते थे, पर नज़र वो रखते थे। लेकिन जो मैडम तृप्ति जी मैम मेरी जो लाइफ जाता है, वो ये कहती, छोरी लाल होठ नहीं करना, तेरे को फालतू नखरा नहीं करना, तू जैसे सीधी सिंपल है वैसे ही रहे, जैसे तेरे को हम लेके आए हैं ना, कोई काजल नहीं, कोई बिंदी नहीं, जीना जीना काजल जो तू तेरा ट्रेडिशनल निकालती है, कोई पाउडर लाली नहीं, कुछ नहीं। मैं अमेरिका से लेके आई, डिब्बा भर के लेके चली गई उनके पास से। मेरे को मैडम देखो, मैं एक सेंट की बोतल लाई और ये काजल बिंदी थोड़ी सी लाली लगा के चलेगी। बोली ये क्या है, क्या है ये लाल होठ, क्यों, किस खुशी में करके आई। वो प्रोग्राम स्टार्ट किया ही था मैंने, अमेरिका से नहीं। जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो सब लड़कियां होठ लाल कर करके नाच रही थी। मैंने कहा मैं भी होठ लाल करती हूँ। मैडम ने इतना बुरा डांटा मुझे, तेरे को होठ लाल करना अलाउ नहीं है, मेरे को तो मेरी वही गुलाब चाहिए जो ओरिजिनल है। तो मैम ने मुझे हमेशा, मैंने कभी भी चेहरे पे वो क्या बोलते हैं लगाते हैं, वो चीज़ें नहीं लगाई कभी। ये सेडा फेडा क्या बोलते हैं, मैंने कभी आंखों पे नहीं लगाया, मेरे को आता ही नहीं। मेरे को तो अभी फेस पाउडर मेरी बेटी ने लाके वो मंगवा के देती है। बोले माँ तू कैमरे के सामने जाती है ना, तो ये तो लगा ले, तो मुँह चिकना नहीं दिखे तेरा, ये तो थोड़ा अच्छा ग्लो लगे चेहरे पे, वो तो लगाया करा कर। मैंने कहा नहीं मैम मारेगी मेरे को। बोले हल्की सी लिपस्टिक देती हूँ, तो वो हल्का सा वो ही ला के दे रखा है मेरे को, बस यही करके आपके सामने आती हूँ मैं। और मैं ईश्वर से एक चीज़ ये भी मांगती हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं दे, मुझे ज़्यादा धन नहीं चाहिए।
मेरे को इतने देना भगवान कि मैं किसी को दे दूं और मैं किसी की मदद करूं। मदद कर सकें। ऐसा हाथ मत करना, बस ऐसे हाथ रखना मेरा, मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं जो भी कमाती हूँ ना, मेरा 25% मेरे समाज में, मेरे बच्चों में, मेरे जो गरीब लोग उनमें जाते हैं। 25% मेरे भगवान के मंदिर वगैरह बनाती रहती हूँ, मूर्तियाँ वगैरह चढ़वाती रहती हूँ। 50% बचते हैं वो मेरी लड़कियों में, ड्रेसों में, मेरे घर में, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनमें जाते हैं। तो मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं मैंने आज तक पैसे गिने, नहीं मुझे गिनती आती है और नहीं मेरे को गिनना पसंद है। ज़्यादा पैसा आने के बाद में क्या होता है, इंसान अपने परिवार से दूर चला जाता है। परिवार तो बहुत दूर की बात है, वो अपना आप से दूर चला जाता है, अहम आ जाता है, सर चढ़ जाता है। अपनों को जो अपनों को पहचानना छोड़ देता है कि मैं क्या हूँ, मैं आ जाता है। फिर उसमें पैसा आते ही मैं अच्छी होटल में जाके खाऊंगा, मैं अच्छी होटल में बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो वो सारे सपने अलग जग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके परिवार से तो गया, समाज से गया, लेकिन वो अपना आप से भी चला जाता है। वो चाह के भी वापस नहीं आ सकता, चाह के भी वो वापस जो इंसान था वो नहीं बन सकता। कमाओ पैसे, जैसे ठीक है आटे में नमक खटे उतने पैसे कमाओ, कमाने के लिए कौन मना करता है। पैसे होता है तो पैसे से सब दुनिया चलती है, पैसे से घर चलता है, पैसे से जीवन चलता है। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए, आपके पास ज्यादा आ रहा है तो आप मदद भी करो, कमाओ, आप ज्यादा से ज्यादा कमाओ। ये नहीं कि आप शॉर्टकट रास्ता भी मत लो, अपनी मेहनत से कमाओ और आप किसी गरीब की मदद करो। आप 1 रुपया दोगे ना किसी को, तो आपको भगवान अपना आप आपको 10 रुपये वापस देगा, क्योंकि वो आप नहीं दे रहे हो 1 रुपया, वो तो भगवान दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको देने के लिए जरिया बनाएगा, तू उसको दे, मैं तेरे को दे रहा हूँ, तू दे उसको। और उसमें तू लालच कर लिया, नहीं दिया तो वैसा वो है जो और चला जाएगा तेरे से। तो ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। गुलाबो जी, जैसे आपने पूरी कहानी बताई, मतलब आपके पेरेंट्स हो गई, चाहे तृप्ति मैम हो गई, ईला अरुण जी, महारानी गायत्री देवी हो गई, कोई भी हो गया, मतलब इन लोगों के पास जितना था इन्होंने पूरा आप में झोंक दिया जी कि आगे बढ़े। हमारी हम इनकी अगली पीढ़ी थे, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए अब क्या कर रही हैं? मैं स्कूल बना रही हूँ पुष्कर में, और हाँ 5 बीघा जमीन ली मैंने। मेरा बचपन से, जब अमेरिका में डांस सिखाती थी, जब से मेरा सपना था कि मेरे को गुरुजी बनना है और मेरे को डांस सिखाना है। तो वो मैं धीरे धीरे करके, मेरा स्कूल बन रहा है पुष्कर में, और वहाँ पे मेरी बेटी ने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, हेरिटेज डिज़ाइन किया है उसका स्कूल का। 5 बीघा में पूरा स्कूल बन रहा है, और वहाँ पे मैं मेरे आने वाली पीढ़ी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको, अमीर गरीब अंग्रेज जो भी आएंगे, उसमें डांस सीखो। पढ़ाई भी है उसमें, पढ़ाऊंगी भी मैं उनको, क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा लड़कियां डांस करने लगी 10-11 साल के, वो अपना पढ़ाई छोड़ देती है। तो वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, कि मुझे पता है कि अनपढ़ किस तरीके से अपना टाइम पास करता है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो पढ़ाई भी है उसमें, और जो हम मोती मणि का काम पहनते हैं, वो चीड़ों का, वो हैंडीक्राफ्ट का काम, वो भी सिखाना है। गुदड़ियाँ बनाना, कोथलियाँ बनाना, जो भी हमारे जो बहुत सारे काम है, चक्की बनाना, हमारे समाज में हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत है। दूसरा आयुर्वेदिक भी बहुत है हमारे समाज में, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते हैं, नहीं तो हम डॉक्टर के जाते थे। ताव, बुखार, नमोनिया, ये सारा पीलिया, जो भी बीमारियां होती है, औरतों की पर्सनल जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, वो सारी दवाएं हमारे पास में होती है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं थे। तो हमारी बीमारियों का इलाज हमारे पास में, वही जंगल बूटी से हम लोग करते थे, कि कौन सी जंगल में कौन सी बूटी है, वो बूटी से ये होगा, ये जड़ी से ये होगा, ये नीम के छोड़े को घस के आप पुणसी पे लगा दोगे तो वो सही हो जाएगा। गुड़ और आप अजवान को पीस के उसको करोगे तो वो फोड़ा आपका ऐसे हो जाएगा। नीम की, जैसे मान लो किसी को सांप बिच्छू खा जाए, सांप खा जाए तो वो नीम की पत्तियां चबाते रहो। अगर नीम नहीं तो आपके घर में मिर्ची है तो मिर्ची को चबा जाओ, और नहीं तो आप कपड़ा बांध लो, वहाँ से चीर लो उसको, खून वो निकलना चाहिए। वो पूरा आपके स्कूल में सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वैसे, बीन बजाना, बीन बनाना, चक्की बनाना, चक्की को पीसना किस तरीके से, सला लोडी बनाना, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़। एक कह रहे ना कि लाइव कालबेलिया दिखाना मुझे, कि हम लोग कैसे जीते थे, वो मुझे बताना। पूरी अपनी जिंदगी जो आपकी कम्युनिटी की है वो आपको आगे, जिसमें पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई भी, वो मेन मेरा पढ़ाई और डांस और ये हैंडीक्राफ्ट का, जो वो चाहे देश का हो, चाहे परदेश का हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबका वेलकम है और सब सीखेंगे वहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने आर्ट फॉर्म मैं को भी आगे ले जाना चाहते हैं। मेरे को सब लोगों ने सपोर्ट करके यहाँ तक पहुँचाया, और मैं मेरी जो ड्रीम के साथ जो मेरा सपना, ये मैं मेरी तरफ से इतना सा मैं करूँगी कि वो स्कूल बना के छोड़ दूँ, फिर उसके बाद मेरी बेटियाँ और मेरा परिवार, मेरी लड़कियाँ
वो आगे वो सब, कोई डांस सिखाएगी, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम सिखाएगी, कोई लड़का बीन बजाना सिखाएगा, कोई डप बजाना सिखाएगा, डप बनाना सिखाएगा। तो बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलेगा उसमें और काम भी मिलने वाला, सीखने के लिए भी बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे। इतनी अचीवमेंट्स और इतना सब कुछ करने के बाद में, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कोई चीज़ है जो मतलब आपको लगता है कि वो मलाल रह गया हो कि ये मुझे करना था या मैं कर नहीं पाई, या फिर मतलब कुछ ऐसा मन में है? देखो, अगर इंसान के पास में दो आंखें होती है, पढ़े लिखे, मेरा कहना है कि पढ़ा लिखा जो इंसान होता है उसकी चार आंखें हो जाती है, और जो अनपढ़ होता है उसकी दो होती है। तो चार आंखें किस लिए होती है कि वो कोई भी चीज को पढ़ लेता है। अब मेरे जैसे तो मैं तो मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बरोबर, मैं तो कुछ पढ़ नहीं पाती। इसलिए मेरा सपना जो मेरे में जो कमी रह गई थी कि मैंने अपना आप को कमजोर नहीं पाया, क्योंकि मैं पढ़ाई को ही मेरी ताकत बनाई कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो ही मेरी ताकत है। मेरे को कैसे आगे निकलना है, कैसे किसी से हेल्प लेनी है, नहीं लेनी है। मैंने एक बार एरो देख लिया प्लेन का कि ये इधर जाने वाले नहीं, ये यू क्रॉसिंग है तो यहाँ चेंजिंग करना है इस प्लेन को। ये बगेज कैसे जा रहा है कि वो एरो के साथ साथ में बगेज लेने जाना है। तो ये चीज़ें एक एक चीज़ करके सीखी मैंने। तो वो मैंने तो सीख ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो कैसे सीखेगी? आजकल तो डिजिटल टाइम चल गया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे पढ़े लिखे और वो सारी चीज़, उनको एक एक चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है, वो खुद किसी को सिखाए, इतने पाँव पे तैयार हो जाए। तो एक पढ़ाई का था मेरे दिल में, लेकिन मैं कभी अपना मैं कमज़ोर नहीं पड़ी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। वो मेरी ताकत बन गई कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को चार आंखें करके चलनी, चार कान खोलने, और मेरे को सावधान रहना कि हाँ पढ़ी लिखी नहीं, मेरी प्लेन तो निकल जाए, या फिर कोई बस नहीं चली जाए, या फिर कोई आदमी गलत फायदा नहीं उठा ले। करते करते सीखा आपने मतलब? इंसान जो होता है ना, आपने पूछा कोई मलाल रह गया हो, इंसान होता है ना, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे, एक सपना पूरा होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा होता है तो तीसरा चालू हो जाता है। तो उनकी कोई सीमाएं नहीं होती इंसान की। मेरे समाज में इतनी सारी बेटियां हुई, इतनी सारी बेटियां मर भी गई, जिंदा भी है, तो मैं ही जिंदा क्यों निकली? और फिर मैं निकलने के बाद इतना बड़ा नाम क्यों हुआ? हो सकता है मेरे गुरुजी का कोई वरदान हो मुझे। तो वो बात मेरी चुभी हुई थी। मैं किसी के साथ गई थी तो मेरे को कहा कि बोलो गुलाबी पुष्कर में, तो गुलाबी यहाँ पे हमारा मंदिर है और ये धर्मशाला है, ये खटीकों की है, ये रेगरों की है, ये चमारों की है, ये बामन की है, बणिये की है। मैंने कहा बस सबकी मीणों की है, ये उनके माड़ियों की है, उनके सांसियों की है, कंजरों की है, और उसकी बंजारों की है, हर समाज वाले हर समाज की। तो मैंने कहा भाई सब सपेरों के कहाँ है? अरे बोले तुम्हारा सुपारों का कोई ठिकाना है क्या? तुम तो जंगल में रहते हो, तुम्हारा क्या ठिकाना? तुम कहाँ बनाओगे यहाँ पे? खुद के पास तो रहने को नहीं, और तुम धर्मशाला बनाओगे यहाँ पे? मैंने कहा नहीं बनाएंगे नहीं, लेकिन हमारे समाज का भी तो होना चाहिए ना यहाँ पे। बोले नहीं बेटा तुम लोग जंगल में रहते हो। तो मैंने कहा हमारे गुरुजी कनिपानाथ जी के नाम का कोई मंदिर माड़ा है? बोले कुछ भी नहीं, तुम तो लापता हो। मैंने कहा अच्छी बात है। वो बात मेरे दिमाग में फिट हुई थी कितने सालों से कि धर्मशाला नहीं है। तो फिर मैंने वो दिमाग में आई, मैंने कहा यार वो पूछकर मैं, कोई किसी ने मुझे, मेरे भाई ने रिश्ते में बना हुआ था, उसने कहा था कि तुम तो लापता हो, तुम्हारे गुरुजी का कोई ठिकाना थोड़ी है, वो जंगल में छोड़ के गए तुम्हारे को, तुम भी जंगल में, वो भी जंगल में रह गए। मैंने कहा हमारे समाज की भी धर्मशाला बननी चाहिए यार। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी ने मुझे समाज में इसलिए भेजा है कि मैं कुछ करूं, इसलिए मेरा इतना बड़ा नाम हुआ, इसलिए पैसे आए, इसलिए मैंने कहा मेरे को जिंदा रखा। तो वो फिर मैंने मेरे उसी भाई को कहा जो मेरे को ताना दिया था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब मेरे गुरुजी का मंदिर बनाना चाहती हूँ और मैं धर्मशाला बनाना चाहती हूँ। बोले छोरी? मैंने कहा हाँ भाई साहब। बोला अभी देख थोड़ा टाइम है तेरा, बच्चे भी है तेरे पास, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पैसे रख और तू रख तेरे पास। मैंने कहा नहीं भाई साहब मेरे को धर्मशाला बनानी है। ठीक है। मेरे भाई रहता था पुष्कर में, मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उनको मैंने कहा भाई साहब ज़मीन देख, मैं ज़मीन लूँगा। फिर मैंने 3 लाख में ज़मीन, 3.5 लाख में ज़मीन खरीदी, 50,000 में मैंने रजिस्ट्री करवाई, 4 लाख वो उसमें लगा दिए। फिर मैं गई, फिर प्रोग्राम पैसे आए, फिर मैंने कहा अब मैं इनके क्या करूँ। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के स्टेचू के लिए मैंने बोला, मैंने कहा फोटो कैसे बनाए। तो मैंने हरिद्वार गई, वहाँ या भरतरी जी के गई, जहाँ जहाँ गुरु लोगों का स्थान थे। हमारे गुरु जी का कहीं फोटो नहीं। मैंने कहा हमारे गुरु जी की कहीं तस्वीर ही नहीं बनी हुई। बोला बेटा वो शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि तू सांप बिच्छों को झेर निकाला था, तो सांप बिच्छों के साथ में खेलना, तो तेरे को जंगल में रहना। तो उनका तो कोई पता ठिकाना नहीं है, जंगल में ही है। मैंने कहा भाई तो फिर मैं कैसे बनाऊँ। फिर आँख बंद करके मैंने सोच के मैंने कहा गुरुजी देखो मेरे को तो फोटो नहीं मिली, अब आप ही मेरी फोटो बन जाओ और मेरे दिमाग में छप जाओ। तो मैं कल जा रही हूँ वो मूर्ति बनाने के पास।
मैडम में जाके मैं उसके मूर्तिकार को मैंने कहा भैया देख मेरे को फोटो नहीं है, मैं बताती हूँ जैसे बना। मैंने कहा मेरे को ऐसे पालगत्ती मार के बिठा दो, बाल खुले छोड़ दो, मुकुट बना दो ऊपर, और एक हाथ में कटोरा दो और एक हाथ में सांप का झेर निकालते हुए बीन बना दो, इधर इधर छाबड़ा बना दो, और इस तरीके से आप फोटो बनाओ। भाई ऐसी फोटो बनी नहीं, बिल्कुल हमारे गुरु जी की एकदम। उसने ऐसी कैसी स्टेचू बना के दिया मुझे, और वो पुष्कर मैंने मंदिर बनाया। कमाती गई लगाती गई, कमाती गई लगाती गई, कोई पैसे की गिनती नहीं। लेकिन आज हमारे कालबेलियों का और हमारे सपरे लोगों का मंदिर भी बना, वहाँ पे हमारे गुरु जी की फोटो भी है। वो बाहर त्योहार जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, पंचायतियाँ करते हैं, तो भाई पुष्कर में हमारे गुरु जी का वहाँ पे हजारों लोगों का सम्मेलन होता है। मैंने 1000 लोगों का सम्मेलन किया जब मैं समाज की, मैं अखिल राजस्थान महासभा की अध्यक्ष बनी, रजिस्टर, तब मैंने वहाँ पे कलेक्टर साहब को बुलवा के ओपनिंग करी कि आज हमारे समाज को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे ओपनिंग करवाई थी मैंने कलेक्टर साहब से, निरंजन आर्या साहब से। ये मेरा ड्रीम हाउस है। गुलाबी ने कभी हार नहीं मानी है, 5 फीट की है, लेकिन भैया जितनी ऊपर है उतनी जमीन में भी है, समझ गया ना। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, आपने अच्छा कहा, बढ़िया राय दी, मैंने कहा छोड़ दी मैंने मेरी किस्मत पे। 2013 में स्टार्ट किया था, और मैं वो घर और शादी 2019 में वो घर पूरा हुआ और शादी भी हुई मेरी बेटी की वहीं से। और आज गुलाबो विला के नाम से जानते हैं। और डबल मंजिल का बनाया मैंने, 5 बच्चों के 5 कमरे ऊपर बना के दिए, उनके लिए जिम बना के दिया, उनके लिए मैंने पोतियों के लिए भी नीचे, एक मेरी जो अंग्रेजनी मेरी वो बहन, उसका अलग गेस्ट रूम बनाया, और मेरे साहब का अलग रूम बना दिया। मैंने कहा तेरा मन करा लगा के बैठ जाना, उसके अलग, मेरा रूम अलग। और ऊपर हमने छत के ऊपर मैंने मेरा शीश महल बनाया, जिससे मैं बैठ के और पूरी पहाड़ियों का आनंद ले सकूं। 5 पहाड़ियों के बीच में है मेरा घर। गुलाबो जी, आप फोक को रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थानी फोक डांस को। आजकल बहुत सारे नए डांस फॉर्म्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे कर रहे हैं। कुछ डांस फॉर्म है जैसे ट्वर्किंग है, देखिए आपने ट्वर्किंग किसी को करते हुए? नहीं, या कंटेम्प्रेरी या हिप हॉप? ये वो देखते में गोड़ा फोड़ डांस बोलते हैं उसको। और डांस को तो गोड़ा फोड़ बोलते, बेचारा गोड़े फूट जाते हैं बच्चों के, कोहनियां टूट जाती है, ये कोई डांस है क्या? मैं यही पूछना चाह रही थी कि एक फोक आर्टिस्ट की तरह आप कैसे देखते हैं? देखो फोक तो फास्ट तो हम भी करते हैं, फोक हमारा भी है, हमारी जो एक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो हमारी एक धरोहर है, वो एक क्लासिकल डांस है। और कोई भी आदमी अगर क्लासिकल डांस करके वो आगे निकलता है सरस्वती माता को याद करके, तो वो कहीं पे भी नहीं अटकता है। क्योंकि हमारे तो माता रानी हमें तो अंदरूनी दिया कि भाई ठीक है, हमारे पास ऐसा था ही नहीं मौका कि हम लोग कहीं जाएं। तो जो मेरे को मिला है माता रानी की कृपा से बहुत कुछ मिला है, और बहुत ज़्यादा ही दिया है। माँ ने बस जो भी दिया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कोई इसमें बदलाव नहीं करना चाहती, और नहीं मैं करूँगी और नहीं मैं करने दूँगी। लेकिन जो आजकल जो बच्चे दौड़ रहे हैं ना, वो टीवी देख के या कुछ सीरियल देख के या मोबाइल देख के, उससे नहीं तो अपने देश का नाम होने वाला है, और नहीं उनका खुद का नाम होने वाला है, और नहीं वो अपनी संस्कृति का आगे बढ़ने वाली है। संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना है तो वो अपने संगीत को आगे बढ़ाना है, तो अपने संगीत का ज्ञान ले, अपने संगीत को की तरफ ज़्यादा जाएंगे, उसमें उनका नाम भी होगा, देश का नाम भी होगा, और ये कला भी जिंदा रहेगी। गुलाबो जी, सारी बातें आपके डांस और आपकी लाइफ के अराउंड हुई। अगर गुलाबो जी डांस नहीं करती तो क्या करती? मैं डांस नहीं करती तो क्या करती हूँ, मैं फ्री होती हूँ तो अभी तो मेरी पोतियाँ, उनको मैंने कोरोना में डांस सिखाया है। आज मेरा 3री पीढ़ी के नाम से मेरा प्रोग्राम चल रहे हैं। और मैं फ्री होती हूँ तो मैं मेरे जो मोती मणिया का काम है, ज्वेलरी बनाती हूँ, कसीदा काटती हूँ, ड्रेस बनाती हूँ, मेरी ड्रेस डिजाइन करती हूँ, क्योंकि काली ड्रेस मेरा खुद का डिजाइन है। अच्छा। और जो मोतियों को जो हार वगैरह पहनते हैं, और मेरा खुद का, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, और वो मैं सिखाती हूँ मेरी पोतियों को, मेरी बेटियों को, मेरे जो समाज की लड़कियाँ उनको। तो वो हार कैसे बनते हैं, कैसे कानों के बनते हैं, कैसे बोरला बनता है, वो चीड़ों के काम वो सिखाती हूँ। और मैं तो लेके बैठ ही जाती हूँ, मेरे पास प्रोग्राम नहीं होता तो मैं तो मेरा तो खुद का कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कांच कसीदे का काम करती हूँ, मोतियों का काम करती हूँ, और फिर फ्री में बैठ जाती हूँ। कुछ भी नहीं करती हूँ तो फिर मेरे कपड़े धोने बैठ जाती हूँ। नहीं तो फिर मेरा काम जो है बच्चों के साथ में खेलना, नहीं तो अरेंज करना घर को, कपड़ों को, लत्ते को कैसे क्या करना है, वो सब कुछ। एक सवाल है आखिरी, देखिए एक दिन इस दुनिया से सबको चले जाना है, आपको भी हमको भी। जब आप जाएं तो आप क्या चाहती हैं, लोग आपको कैसे याद रखें? मैंने ईश्वर से आपने कहा कि मैं मेरे लिए क्या मांगा और क्या मैं मांगती हूँ, और मैं मेरे खुद के पर्सनल मेरे लिए एक ही चीज़ मांग रखी भगवान से
वैसे मुझे 5 बच्चे दिए, पति दिया है, घर दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, सब कुछ दिया। सबसे ज़्यादा मेरा डांस, सब कुछ दिया मुझे। लेकिन मेरे को जो अगर आपके पास बुलाना हो ना जिस रोज़, तो उस रोज़ मेरे को बेड से नहीं, मेरे को स्टेज से बुलाना है। नाचते नाचते पूरी काम पब्लिक के करते बीच में से डांस करते करते मैं आना चाहती हूँ और मैं जाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये सपना है कि मैं डांस करते करते इस दुनिया को छोड़ूं, ताकि उन सब लोगों के दिलों में और नज़रों में वो डांस मेरा अमर हो जाए और वो लोग मेरे को याद करें, कला रह जानी चाहिए। कला रह जानी चाहिए। गुलाबी जी, कैसा लगा आपको आज यहाँ आके हम सबसे मिलकर? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो मतलब इंटरव्यू देने तो मैं हर जगह जाती हूँ। कल भी हो रहा था मेरा इंटरव्यू, रोज अभी भी मैं आपसे पहले कहीं जाके आई हूँ। पर जैसा आज फील हुआ ना कि 2 बेटियों के बीच में बैठ के माँ बातें कर रही है और मजे से, जैसे मेरी बेटियों को मैं स्टोरी सुनाती हूँ ना, बस उसी तरीके से मैं स्टोरी सुना हमें भी रही उसी थी तरह से आपको। स्टोरी सुनने में मजा आ रहा था। तभी हम बीच में गायब हो जा रहे थे कि अब क्या पूछना है, क्योंकि सुन ही लो, इतना मजा आया सुनने तो वो में। भी मेरी बेटी भी मेरे पास बैठ जाती है, कान डालकर सुनती रहती है। फिर उनको कहती, मैंने कहा तुम पूछोगे नहीं क्या कुछ भी? बोले माँ आपकी बातें इतनी अच्छी कि हमारे अंदर रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें। आज इतना वो सुनती है ना कि वो खुद मेरा पूरा इंटरव्यू दे दे, इतना वो सुनती है। तो बस वही फील आया था कि मैं मेरी बेटियों के पास बैठी हूँ और मेरी बातें कर रही हूँ। 2 बेटे सामने खड़े हैं, इनसे बातें कर रही हूँ, नजर मिला के इनसे बातें कर रही हूँ और इनको हाँ भरवा रही हूँ, हाँ ठीक किया मैंने, नहीं किया। तो मेरे को कुल मिला के एक अच्छा लगा मुझे। और परिवार की जैसे मैंने वो बातें कभी किसी को शेयर नहीं की, कभी मीडिया पे नहीं, कभी इंटरव्यू में नहीं, कभी भी नहीं, जो आज मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर हमसे किया। जुड़ा था। और समाज की बातें बताई, समाज का रीति रिवाज क्या क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बताई। वो इसलिए निकली सारी चीजें कि आप इंटरव्यू के हिसाब से पूछते तो नहीं निकलती। अगर बेटियों के हिसाब से पूछा, माँ समझ के मेरे को पूछा, तो परिवार के हिसाब से हमने बैठ के हमारे दुख सुख की बात एक दूसरे के साथ बतलाई और वो चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इतना अच्छा लगा कि बातें करती जाऊं, ज्ञान बांटते जाओ। बहुत जरूरत है सबको ज्ञान की यहाँ पे। तो बस मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी कुछ आप सुन रहे हैं, और तो आप लोग अगर मैंने 1000 बात की, उसमें से आप अगर 5 बात पे भी गौर करोगे तो देखना, आपके अगर माँ बाप गौर करेंगे तो आपके घर में गुलाबो हो जाएगी। अगर बच्चियां, बेटियां, भाई अगर सुन रहे हैं ना, आप इस चीज़ों पे गौर करोगे बेटा, सीधे देखोगे आजू बाजू में गंदे लोग होते हैं, पीछे दुश्मन होता है। अगर आप मेरे आजू बाजू में नहीं है अपने हाथों के, तो वो लोग हाथ पकड़ के बिठा लेते हैं, पीछे वाला टांग पकड़ के खींचता है, वो आपका दुश्मन होगा। कभी भी आप देखना, अरे यार बैठ 5 मिनट, कहाँ जाता है, चले जाना। सबसे ज्यादा दुश्मन समझना उसको कि तू मेरे काम पे जाते हुए रोक रहा है यार, मेरा काम तो निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी, तो वो दुश्मनी हुआ। तो मेरे माता पिता मुझे ये कहता है, बेटा हमेशा हाथ पांव संभाल के, कभी बरोबर वालों पे विश्वास नहीं, पीछे वाला दुश्मन है उस पर नहीं, सामने सीधे देखना कि ईश्वर ने आपके लिए गेट खोल रखा, उसमें एंट्री हो जाओ, भगवान ने आपका हाथ पकड़ा है, बस आप चलते जाओ। मैं तो आज भी देखती हूँ कि वो गेट खुला हुआ है, वो कहाँ तक मैं उस गेट की वो मैं सीमाएं पूरी कब तक होगी, उस गेट में मैंने एंट्री कर रखा, मैं चलती जा रही हूँ। मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि बस आप भी चलते जाओ। That's it for today's episode. सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, और चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए हस्ता लविस्ता, गुड बाय।